आप सभी साथियों को जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का टेट मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम प्रबल है। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब लोग खूब अच्छे से फेस्टिवल मना रहे होंगे और पूरे तरीके से फेस्टिवल में सारा बोर भी हो रहे होंगे और मना भी लिया होगा, खूब मिठाई किया होगा, खूब खाया होगा, खूब पटाखा फोड़ा होगा आप सब लोगों ने। अब सीटेट में पटाखा फोड़ने की आवश्यकता है, तो उसी जुनून और उसी उत्साह के साथ एक नई ऊर्जा का संचार आप लोगों के अंदर हुआ है। हम भी मना करके आप सब लोगों के साथ अच्छे से क्लास में उपस्थित हो गए हैं। तो हम सब लोग मिलकर के आज के इस शानदार से सेशन को एंजॉय करते हैं। तो एक बार जितने भी हमारे प्यारे प्यारे साथी हैं, सारे के सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी लोग एक बार अपने सभी के सभी सारे के सारे दोस्तों को इस सेशन को आप सब लोग शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप लोगों को रोहित सर की पेडागोजी स्पेशल बैच, जितने भी टेट के एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए आपको 999 में आपको मिलेगा। इसके अलावा एसएसटी का अगर आप सब लोग क्लास 6, 7, 8 6 to 8 क्लास की पूरी एनसीईआरटी स्पेशल बैच, जो सारे के सारे टेट एग्जाम्स में, सारे के सारे टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही ज्यादा काम आएगा, वो आपके बैच यहाँ पे अवेलेबल है, जो मात्र 899 रुपए में मिलेगा। लाइव और रिकॉर्डेड क्लास दोनों है, ई नोट्स भी मिलेगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा। इसके लिए अध्ययन मंत्र का कनेक्टेड एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब बात हम लोग करते हैं सीटेट परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र तो आपके सामने था भाई, एक ब्रह्मास्त्र तो आपके सामने था भाई, एक ब्रह्मास्त्र आपके सामने था, और वो कौन सा था भाई? तो वो था आपके सीटेट ब्रह्मास्त्र सीडीपी और सब्जेक्ट की पेडागोजी की। अब सीटेट ब्रह्मास्त्र में अब बारी किसकी थी भाई? तो बारी थी कि अब तो दूसरा ब्रह्मास्त्र आपके सामने आया हिंदी का, और अब इसके साथ साथ एसएसटी ब्रह्मास्त्र भी आ गया है। आपके मैथ्स और साइंस का भी ब्रह्मास्त्र आ गया है, मैथ्स और ईवीएस का भी ब्रह्मास्त्र आ गया है, तो ये भी आप सब लोग ले सकते हैं। और इसके लिए अगर कोई दिक्कत होता है तो पहले आप लोग कहते थे ना कि सर नंबर नहीं लगता है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं 8882351351। इस पे आप लोग बुक से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप इसको पूछ सकते हैं। सीटेट का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बाद में पता चलता है, कुछ बाद में जगते हैं, लेकिन उनका भी सपना होता है कि सर सीटेट हर हाल में हम किसी भी तरीके से करें। तो सीटेट का क्रैश कोर्स है आप सब लोगों के लिए। पेपर 1 है ईवीएस मैथ्स पूरा, पेपर 2 मैथ्स साइंस, और हम लोग जो एसएसटी वाले हैं एसएसटी का लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा, एमसीक्यू भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलेगा। और इस साल का सबसे बड़ा डिस्काउंट, पहली बार अध्ययन मंत्री के द्वारा 3000 का कोर्स मात्र आपको 599 में दिवाली धमाका महा ऑफर के तौर पे 90% डिस्काउंट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए अध्ययन मंत्र के कनेक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा भाई। अध्ययन मंत्र के किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ने के लिए आपको एकदम बेहतरीन सा, एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालिए, अपना पासवर्ड डालिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, और पेड कोर्स में जाने के बाद आप सब लोग अलग अलग आपके बैचेज है जिसको आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं भाई। और जैसे ही आप इसको ओपन करिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सब लोगों को क्या होगा भाई, कोर्स आएगा, पे करेंगे, आपके हो जाएगा। तो डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से अध्ययन मंत्र के कनेक्टेड एप्लीकेशन को। शिक्षक बनना है लक्ष्य तो शुरू करे रणनीतिक तैयारी। और हेल्पलाइन नंबर क्या है भाई? तो 9773366872, इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं भाई, इस वाले नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं भाई। तो आप सब लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इसके पहले जो क्लास देखा है वो कौन सा था भाई? तो जो आपके 2024 में जो आपके पेपर हुआ था, उसको एकदम जो लेटेस्ट पेपर हुआ था उसको हमने कर लिया था। अब 2024 में जो 21 जनवरी को जो एसएसटी का पेपर हुआ था, क्योंकि आपके मन में ये बार बार बातें हैं कि सर 21 जनवरी को पेपर जो हुआ था उसमें कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, सर हिस्ट्री और पॉलिटी टोटल मिलाकर के कितने सवाल पूछे गए थे एसएसटी में। तो आज हम सब लोग क्या करेंगे भाई? तो आज हम लोग पूरे तरीके से अपने आज के इस क्लास में 21 जनवरी 2024 को एसएसटी में जितने भी सवाल हिस्ट्री और पॉलिटी से पूछे गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी पता चलेगा कि पिछले पेपर का पता चली गया आपको कि कितना क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लेकिन बहुत कम लोग अपना रिजल्ट बताए हैं उस पेपर के नीचे। ये दुख की बात है। सब लोग अब जग जाओ, अब नहीं जगोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। और जितने भी हमारे बच्चे जिनको भी रिजल्ट चाहिए फाइनल में,
उनको बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, लगातार दिन रात मेहनत करना है और इस क्लास में जब तक आप हो तब तक आपको आंसर देना और इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है और क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को अपना रिजल्ट भी जरूर बताना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं 21 जनवरी 2024 को जो एसएसटी पेपर 2 था उसकी बात को। और इसमें बहुत सारे सवाल आपको आते होंगे, बहुत सारे सवाल आपको सीखने भी होंगे। तो पहला सवाल आप लोगों के बीच में है, देखिए क्या पूछा गया था। 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती दोनों भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। क्या कर दिया गया भाई? तो द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी में और गुजराती में अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले दो आपके अलग अलग लैंग्वेज वाले लोगों के लिए आपके बांट दिया गया। आपने बोला कि ठीक है भाई। तो इसका मतलब आप लोगों को पता है ना कि 1960 में द्विभाषी यानी बंबई प्रांत को एक में मराठी बोलने वाले लोग और दूसरे में गुजराती बोलने वाले लोग, दोनों में क्या कर दिया गया भाई? डिवाइड कर दिया गया। यानी पहला वाला स्टेटमेंट सही है भाई, ठीक है। फिर बोले कि 1966 में 1966 में जो पंजाब है उसका भी विभाजन दो राज्यों में आपके हो गया। पंजाब भाषियों के लिए और जो हरियाणा है वो हिंदी या हरियाणवी बोलने वालों के लिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन भाई देखो, ये तो आपके बंबई का विभाजन किया गया था ये भाषा के आधार पे, यहां पे पंजाब का विभाजन किया गया वो भी भाषा के आधार पे। दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से कोई कनेक्शन आपके नहीं है भाई, इन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से कनेक्शन आपके नहीं है। तो 21 जनवरी 2024 को जो पेपर हुआ उसमें यह सवाल पूछा गया। तो क्या हो जाएगा भाई? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी आपके नहीं करता है भाई। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है, इसीलिए सही ऑप्शन के तौर पे क्या चूज करोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर बी। ये आपको पहले से भी आता होगा, आप सब लोगों ने आंसर भी बता दिया, बहुत बढ़िया। अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा क्वेश्चन आप सब लोग देखिए। बोले कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। तो देखो लद्दाख के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले ये क्या था? जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन 2019 से ये जम्मू कश्मीर से अलग होकर के ये एक यूटी के तौर पे जाना जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे जाना जाता है। और अब इसमें पहले डिस्ट्रिक्ट की संख्या केवल क्या थी भाई? डिस्ट्रिक्ट पहले केवल कितने थे भाई? 2। लेकिन अब इसके डिस्ट्रिक्ट और आपके बढ़ा दिए गए भाई, 5 डिस्ट्रिक्ट और आपके ऐड कर दिया गया। लद्दाख हमारा बहुत ही खूबसूरत आपके शहर है। तो सवाल बोले कि छोटा तिब्बत कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं भाई। तो क्यों कहते हैं? तो क्या वो तिब्बत के जैसा दिखता है? नहीं भाई तिब्बत के जैसा नहीं, बल्कि तिब्बत के अलग अलग जो आपकी चीजें हैं वो भी आपके लद्दाख में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। तो बोले भौगोलिक सामीप्य, लेकिन भौगोलिक सामीप्य से आप उसको छोटा तिब्बत नहीं कहते हैं। तिब्बत के नजदीक तो और भी बहुत सारे आपके प्रांत हैं, तो क्या उसको छोटा तिब्बत कहेंगे? क्या उसको तिब्बत छोटा तिब्बत कहेंगे? नहीं। तो क्या आपको, तो भौगोलिक सामीप्य के कारण किसी को हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो जर्मनी है। तो अब मान लीजिए कि कहीं कहीं भारत में हम किसी शहर को बोलते हैं कि मैनचेस्टर है भारत का, तो क्या वो मैनचेस्टर जैसा? नहीं, मैनचेस्टर में जो चीजें होती हैं वो भी उसी शहर में उस शहर में भी होती है, इसीलिए उसको कंपेयर किया गया। इसका मतलब क्या भाई? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहते हैं? क्योंकि धार्मिक समानता, वहां भी बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है, यहां भी बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। इसका मतलब कि जहां जहां पे भी ए दिखेगा उसको आप लोग क्या कर देंगे भाई? गलत कर देंगे। धार्मिक समानता, उसके बाद जो भोजन का पैटर्न है जो तिब्बत में वो यहां पे भी आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद भाषाई समानता, तो इसका सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, सी और डी, ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे भाई, ये तीनों के तीनों करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। तो सही विकल्प क्या होगा भाई? तो बी, सी और डी आपके हो जाएगा भाई। और कल्चरल आप सिमिलरिटी में आप सब लोग देख ही सकते हैं कि वहां पे जो धार्मिक ग्रंथ प्रयोग किए जाते हैं वो आपके लद्दाख में भी किए जाते हैं। तीसरा सवाल देखिए क्या पूछ रहा है भाई? बोले कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाने आपके शुरू कर दिए भाई? 7वीं शताब्दी से कौन से विचार के ऊपर लोगों ने सवाल उठाने आपके शुरू कर दिए भाई? किसके ऊपर भाई? किसके ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया भाई? 7वीं शताब्दी से। तो लोगों ने 7वीं शताब्दी से केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते नहीं, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं। सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं,
बिल्कुल भाई। तो इसमें क्या सवाल उठाना है? व्यक्तिगत प्रयास से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जब आप सब लोग इस आंदोलन को देखोगे, चाहे हम भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें, चाहे हम भक्ति मूवमेंट के बारे में बात करें, चाहे हम सूफी मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, चाहे हम भक्ति आंदोलन के बारे में बात करते हैं, चाहे हम सूफी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो इन सारे मूवमेंट्स में, इन सारे आंदोलनों में यही चीज तो है भाई कि बहुत सारे जो संत है वो कहते हैं व्यक्तिगत प्रयास से आप पुनर्जन्म के जो चक्र है उससे छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सवाल किसके ऊपर? सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है, इसके ऊपर लोगों ने अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। इसी के ऊपर आपके लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। क्योंकि भक्ति आंदोलन से पहले, सूफी आंदोलन से पहले क्या देखते हैं भाई कि बहुत सारे वर्णों में समाज का विभाजन है, वहां पे ऊंच नीच का बहुत भेदभाव है, जेंडर के आधार पे भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं उसी के ऊपर सवाल खड़ा करना यहां पे शुरू कर दिया गया और बोले कि क्यों नहीं भाई, महिलाएं भी संत बन सकती हैं। तो भक्ति आंदोलन के दौरान आपने देखा है कि महिलाएं भी संत बनना शुरू कर दी। निम्न जाति के जो तथाकथित कहे जाने वाले जो निम्न जाति के लोग हैं वो भी आपके संत बनना शुरू कर दिए। लोगों ने आपके जाति का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कबीरदास को भी देख लीजिए। तो यहां पे जो सवाल उठना शुरू हुआ, जो क्वेश्चन उठना शुरू हुआ, जो क्वेश्चन होना शुरू होगा, वो किसके ऊपर? सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का परिणाम है, इसके ऊपर सवाल उठना आपके क्या हो गया भाई? शुरू हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आप सारे के सारे लोग खूब ध्यान से देखिएगा। दो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट आर। कह रहा है कि भाई शाहजहां के शासन काल के दौरान मुगल वास्तुकला के अलग अलग तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में पाए गए भाई। तो देखो, जब हम मुगलों के बारे में मुगलों के बारे में जब हम बात करेंगे तो मुगल में अलग अलग आपके शासक हुए। जैसे हुमायूं हुआ, हुमायूं के बाद अकबर हुआ, उससे पहले बाबर हुआ, उसके बाद अकबर हुआ, अकबर के बाद जहांगीर हुआ, जहांगीर के बाद आपको शाहजहां हुआ, शाहजहां के बाद औरंगजेब हुआ। अब देखो, बाबर को किस लिए जानते हैं भाई? बाबर को धैर्य के लिए जाना जाता है, पेशेंस के लिए जाना जाता है, क्योंकि बहुत छोटे उम्र में था तो उसके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उसका जो ओरिजिन था, जो राज्य फरगना, उससे छीन लिया गया। तभी इसने हार नहीं मानी और इसने अफगानिस्तान में अपनी सत्ता स्थापित की, फिर भारत को जीता। हुमायूं को देख लीजिए। हुमायूं के बारे में इतिहासकार कहते हैं कि यह ऐसा शासक था जो गिरता पड़ता शासन किया और आखिरकार एक दिन गिर करके मर गया। किसने भाई? सीढ़ी से, अपने लाइब्रेरी में। अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर ने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, जो रिलीजियस टॉलरेंस है उसमें काम किया, सभी लोगों के साथ एक तरीके से बैठ करके मिलजुल करके उसके ऊपर निष्कर्ष के तौर पे सुलह ए कुल के सिद्धांत के ऊपर जब्ती प्रणाली को देख लीजिए, आर्किटेक्चर को देख लीजिए। लेकिन जहांगीर के समय काल को हम लोग क्या बोलते हैं? पेंटिंग का गोल्डन एरा। यानी अगर चित्रकला का स्वर्णयुग अगर हम किसी को कहते हैं तो वो जहांगीर के समय काल को कहते हैं। और जहांगीर ऐसा था कि अगर कहीं कोई चित्रकार है जिसने किसी पेंटिंग को बनाया है तो उस पेंटिंग के कौन से हिस्से को कौन से चित्रकार ने बनाया है वो भी बता देने का काम करता था। लेकिन जब शाहजहां के समय में आए तो शाहजहां के समय काल को आर्किटेक्चर का गोल्डन एरा कहते हैं। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट सही है कि मुगल वास्तुकला के अलग अलग एलिमेंट एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में पाए गए। आप लाल किला के आर्किटेक्चर को देखिए, आप ताजमहल के आर्किटेक्चर को देखिए, आगरा के मोती मस्जिद के आर्किटेक्चर को देखिए, आप दिल्ली के जामा मस्जिद के आर्किटेक्चर को देखिए। तो उसके शासन काल में अनवरत निर्माण कार्य चलता रहा, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसलिए वो चीज आपको पता चलता है, कॉन्टिन्यूएशन। तो दोनों के दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही दिखाई देता है भाई। ये सवाल देखिए भाई क्या पूछ रहा है, बोले कि जेम्स मिल ने 1817 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित करने का काम किया। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में, और उस 3 भाग को उसने क्या कहा भाई? भाग नंबर ए उसने क्या बोला? हिंदू। भाग नंबर 2 उसने क्या बोला? मुस्लिम। भाग नंबर 3 उसने क्या बोला भाई? तो ब्रिटिश। तो इस तरीके से तो जो आपके जेम्स मिल है, जेम्स मिल ने क्या किया? तो जेम्स मिल ने ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो 1817 में उसने प्रकाशित किया, उसको 3 भागों में बांट दिया, हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में। उसको क्या कर दिया भाई? डिवाइड कर दिया भाई। फिर उसके बाद ये तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले कि इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3
प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों में बांट देने का काम किया तो गलत बात है। उसने जो आपकी हिस्ट्री का डिवीजन किया था, उसको डिवाइड किया था, वो हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश में डिवाइड किया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। अब ये सवाल देखिए क्या पूछ रहा है भाई, देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आप बता दीजिएगा, देखिए आराम से, खूब अच्छे से। ये देखिए सवाल, बोले कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को आपके मार डालने का काम किया। क्यों ऐसा हुआ भाई, आप लोगों को यह बात समझने की आवश्यकता है, जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं। तो 1 करोड़ लोगों को मार डाला, उसके पीछे कारण क्या भाई, 1765 में, 1765 में, 1765 में आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि 1765 में हुआ क्या, तो 1765 में आप लोगों को समझना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपके बंगाल में क्या बन के आए थे, ट्रेडर बन करके आए थे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में क्या बन गए भाई, रूलर बन गए। बंगाल में क्या बन गए भाई, रूलर बन गए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडर बन करके आए थे, वो क्या बन गए भाई, रूलर बन गए 1765 में, 1765 में। उसके बाद उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन लोगों का करना शुरू किया, उनकी एक्सप्लॉयटेशन के कारण, एक होता है नेचुरल फेमाइन, एक होता है आर्टिफिशियल फेमाइन। तो जो ये आर्टिफिशियल फेमाइन आपके पड़ा, जो ये आपके मानव निर्मित आपदा आपके पड़ी, जो ये आर्टिफिशियल फेमाइन आपके पड़ा, उसके कारण 1 करोड़ लोग आपके मारे गए। ये बात सही बात है। और इस अकाल में बंगाल की तो 1 करोड़ लोग मारे गए। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो इसका मतलब सीधे तौर पे 1/3 आबादी पूरे के पूरे बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन क्या हो गई भाई, समाप्त हो गई। 1/3 जनसंख्या आपकी खत्म हो गई। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है आपके सही है। तो ए और बी दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही है भाई। अगला सवाल देखिए, बोले कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से कौन से सुधारक के द्वारा आपको करी गई थी भाई। स्त्री पुरुष तुलना, स्त्री पुरुष नामक पुस्तक की रचना, ये जो स्त्री पुरुष तुलना नामक जो पुस्तक है, उसकी रचना कौन से सुधारक के द्वारा आपको करी गई थी भाई। तो देखो, वीरेशलिंगम पंतलु के बारे में बात करें, आपके ताराबाई सिंधे के बारे में बात करें, पंडिता रमाबाई के बारे में बात करें, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में बात करें, तो ये सारे के सारे आपके क्या है भी सुधारक हैं। ये सारे के सारे क्या है भी रिफॉर्मर हैं। लेकिन इस जैसे पंडिता रमाबाई के बारे में बात करें, संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, और इन्होंने क्या किया भाई, संस्कृत की बहुत बड़ी विद्वान थी, आपको ये भी पता है। और आप लोगों को एक चीज और पता होगा कि इन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना करी थी भाई। किसके अंदर भाई, तो पूना के अंदर इन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सबल करने के लिए विधवा गृह की स्थापना आपको करी थी भाई। जब हम ताराबाई सिंधे के बारे में बात करें तो इनकी प्रमुख रचना के तौर पे स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब आपको दिखाई देती है भाई। अगला सवाल देखिए भाई, बोले कि गेहूं और जौ जैसे फसल उगाने के सबसे पहले साक्ष्य निम्नलिखित में से कौन से स्थान में मिले हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के अलग अलग इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया भाई। हिस्ट्री के अलग अलग इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, अलग अलग सूचना के बारे में मैंने बताया। जैसे मैंने ये बताया था कि सबसे प्रारंभिक जो मानव है, जो अर्ली ह्यूमन है, उसके बारे में कहां से पता चलता है भाई, तो नर्मदा घाटी से पता चलता है भाई। फिर दूसरा, मानव के खेती करने के एक जगह पे रहने के, तो मेहरगढ़ से आपको पता चलता है भाई, मेहरगढ़ से पता चलता है। फिर तीसरा, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि पहली बार खेती के, चावल की खेती के बारे में बात करें तो कहां से, तो महागढ़ा से, कोल्डी हवा से पता चलता है। फिर मैंने चौथा बात मैंने आप लोगों को बताया था कि पहली बार आरंभिक नगर, तो आज से 4700 साल पहले, बीसी में बात करें तो 2500 बीसी, 2700 बीसी, और कहां पे भाई, तो इंडस वैली के आसपास आपको दिखाई देता है भाई। फिर उसके बाद आपके प्रारंभिक जो हम महाजनपद के बारे में बात करें तो गंगा के दक्षिण में आपको दिखाई देता है, मगध में। और उसके बाद ये 2500 साल पहले बड़े बड़े राज्य आपको दिखाई देने लगते हैं भाई। तो सवाल यही बोल रहा है कि सबसे पहले ये जो गेहूं और जौ के उगाने के साक्ष्य की बात करें, और सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो क्रॉप्स यूज किया गया था, जो फसल यूज किया गया था, वो कौन सा था भाई, जौ। सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया था, धातु जो यूज किया गया था, वो कौन सा था भाई, तो वो धातु जो यूज किया गया था, कॉपर। और सबसे पहले मनुष्य परमानेंट एक जगह पे टिक करके रहना शुरू कर दिया था, तो वो कौन सा था भाई, नियोलिथिक एज। मनुष्य ने जब आग का आविष्कार किया था,
जब मनुष्य ने फायर की डिस्कवरी करी थी तो वो कौन सा था भाई? पैलियोलिथिक एज। मनुष्य ने पहली बार पशुपालन शुरू किया था तो वो कौन सा था भाई? तो मेसोलिथिक एज। अब ये सब कुछ आपको पता है, तो ये सबसे पहले हमको कहां से मिलता है भाई? तो सुलेमान और किरतार हिल से मिलता है, और ये कहां पे दिखाई देता है? बलूचिस्तान वर्तमान में। और इसके लिए आपको मेहरगढ़ जाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, बोले कि देखो ये कितना प्यारा सा सवाल है, इसको देखेंगे ध्यान से तो आप लोग बता पाएंगे, इसको देखेंगे ध्यान से तो आप लोग बता पाएंगे। देखिए बोल रहे कि जो रूढ़िबद्ध धारणा है, रूढ़िबद्ध धारणा लोगों को ऐसे काम को करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। रूढ़िबद्ध धारणा ऐसे लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे क्या भी अच्छे हैं। अब आप लोगों को कुछ वर्ड्स याद आएगा। क्या क्या वर्ड आएगा? तो मैंने आप लोगों को इक्वलिटी बताया था, मैंने आप सब लोगों को प्रीजुडिस बताया था, मैंने आप सब लोगों को स्टीरियोटाइप बताया था, मैंने आप सब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन बताया था, मैंने आप सब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन बताया था। तो ये सारे के सारे वर्ड्स हम सब लोगों ने क्या किए थे भाई? डिस्क्राइब करा था। हम सब लोगों ने इन सारे वर्ड्स को क्या किया था भाई? पढ़ने का काम किया था। तो सवाल यही बोल रहा है कि जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वो अच्छे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, रूढ़िबद्ध धारणा बिल्कुल ऐसे लोगों को अच्छे काम करने से रोकने का काम करती है भाई, ये भी समझ में आ गया। तो आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि क्यों रोकती है, क्यों रोकती है अच्छे काम करने से? क्योंकि रूढ़िबद्ध जो धारणा है वो हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती है और उनको एक ही प्रकार के खांचे में जरने का काम करती है भाई। यानी जौ के साथ आपने घून को, गेहूं के साथ आपने घून को भी पीस दिया, गलत बात है ना भाई? तो इसके घून की क्या गलती थी कि आपने गेहूं के साथ पीस दिया? तो एक ही प्रकार के खांचे में जरा जाता है, जर देती है। तो दूसरा स्टेप, तो जिनमें वे अच्छे हैं उस काम को करने से रूढ़िबद्ध धारणा रोकती है। उसके पीछे कारण क्या है? कि अनोखे गुण और कौशल को देखने से आपकी रोकती है। तो ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। एक्सप्लेनेशन इसका जो है भाई सही है, तो दोनों के दोनों आपके सही है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या के तौर पे दिखाई देता है भाई। अगला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है भाई, बोल रहा है कि वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। ठीक बात है भाई, ठीक बात है। आप सब लोगों को पता है कि जब समाज सुधार के बारे में सब हम बात करते हैं भाई, भारत में अलग अलग तरीके की समस्याएं थी। आपने बोले कि क्या क्या समस्याएं थी भाई? तो जैसे सती प्रथा, उस औरत की क्या गलती? उसका पति मर गया, समाज ने ऐसा नियम बना दिया कि उसके पति के मरने के बाद उसको भी जीते जी चिता पे आपके जल करके मर जाना होता था, जल जाना होता था। विधवाओं के साथ अन्याय कि अगर उसका पति मर गया और वो औरत आपकी बच गई तो उसके साथ ऐसा किया जाता था कि मतलब जीते जी एक तरीके से डेली उसको मारा जाता था। छोटी छोटी उम्र में बाल विवाह आपके हो जाता था, चाइल्ड मैरिज आपके हो जाता था। इसके बारे में भी आप लोग देखिए। फिर उसके बाद जाति प्रथा बहुत ही आपकी चरम पे थी, भेदभाव बहुत ही ज्यादा चरम पे था। अलग अलग तरीके के सिस्टम था, महिलाओं को पढ़ने का मौका आपको नहीं मिलता था। जैसे आप लोगों ने राज सुंदरी देवी के आपके अमर जीवन में आपने देखा होगा। तो जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके समाज सुधारक के तौर पे राजा राम मोहन राय का नाम आ जाता है, दयानंद सरस्वती का नाम आ जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारे, आप ज्योतिबा फूले का नाम आ जाता है, नारायण गुरु का नाम आ जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का नाम आ जाता है। तो इन सब लोगों ने काम किया, लेकिन राजा राम मोहन राय ने इनको हम लोग क्या बोलते हैं? आधुनिक भारत के नवजागरण के अग्रदूत के तौर पे हम लोग इनको जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने इन्होंने आपकी संस्था बनाई ब्रह्म समाज के नाम से, लेकिन ये पहले केवल और केवल बंगाल तक ही सीमित था। लेकिन अब इसमें जब उनकी डेथ हो गई, देहांत हो गया, निधन हो गया राजा राम मोहन राय का, इसमें एंट्री किसको हुई भाई? केशव चंद्र सेन की। और केशव चंद्र सेन के प्रयास से राजा राम मोहन राय के विचार, ब्रह्म समाज के जो आपके विचार थे, उसको भारत के अलग अलग हिस्से में आपको फैलाया गया, अलग अलग हिस्से में आपको फैलाया गया। तो वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था, यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था। यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो आपको सही दिखाई देता है, लेकिन दूसरा वाला स्टेटमेंट आपको गलत दिखाई देता है। तो एक बार जितने भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, सारे लोग एक बार सेशन को लाइक करके बताइए,
सारे लोग सेशन को लाइक करके बताइए कि अभी तक कितने लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा है और आपकी तैयारी कितनी अच्छी से चल रही है, इस बात का भरोसा है। तो जितने भी साथी सेशन को लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले एक बार सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने लोगों को रिजल्ट चाहिए 14 दिसंबर को, वो सारे लोग सेशन के पहले सवाल से लेकर के अंतिम सवाल तक एक एक सवाल का माकूल जवाब देंगे। पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आज का मेहनत कल इनकलाब लेकर के आएगा। इस बार की जो दिवाली थी, हम सब लोगों ने किस रूप में मनाई भाई? संघर्ष के साथ। लेकिन अगली बार की दिवाली सरकारी शिक्षक बन करके, और उसके लिए जो पहला प्रवेश द्वार है वो आपके सीटेट का एंट्री गेट है, पहले इसको तोड़ना है। जो चक्रव्यूह है हमारे जीवन का, पहले सीटेट उसको तोड़ना है, फिर आगे वाले को भी हम लोग तोड़ेंगे साथ मिल करके। तो एक बार सब लोग अपने सारे साथियों को जोड़ लीजिए, सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल देखिए आप सब लोग, बोले कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जो पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई? अब देखो, पहले क्या था, आप लोग एनसीईआरटी जब आप पढ़ते होंगे, और एनसीईआरटी में जब क्लास 8 की आप किताब को पढ़ेंगे, उसमें एक पिक्चर आपको दिखाई देगा भाई, एक पिक्चर आपको दिखाई देगा। उस पिक्चर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति और उसके साथ एक छोटी सी आपकी बालिका आपको दिखाई देगी। मतलब जिसको देख करके आप एक कह नहीं सकते हैं, ये कह नहीं सकते हैं कि ये छोटी सी बच्ची उसकी पत्नी हो सकती है। लेकिन उस समय इसी प्रकार की व्यवस्था थी, इसी प्रकार की, जिस उम्र में उसको खेलने कूदने का उम्र होता था, उस उम्र में मां बन करके उसको बच्चे को, अपनी बच्चियों को खिलाना पड़ता था। पूरे घर की व्यवस्था आपको संभालनी पड़ती थी। एजुकेशन छूट जाता था, ग्रोथ छूट जाता था, खुशी छीन जाती थी। तो समझिए, लेकिन 1929 में एक अधिनियम आया, बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो बहुत सारे, जैसे सती प्रथा को लेकर के आया 1829 में, 1856 में विधवा पुनर्विवाह को लेकर के आया, और अब एक चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम आया। कब? 1929 में। और उसके तहत जो आपके बॉयज है, उनकी जो उम्र शादी की बढ़ा करके 18 साल कर दी गई, कि कम से कम इतनी उम्र का लड़का होगा तभी शादी होगी। और लड़कियों के लिए क्या कर दिया गया भाई? लड़कियों के लिए 16 साल कर दी गई। तो पहले तो इससे भी 8 साल, 9 साल, 10 साल में शादी हो जाता था। समझिए कि किस तरीके का समाज था। तो यहां पे जब हम देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपकी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एचएसआरए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? देखिए, ये जो एचएसआरए, चाहे जितने भी ये संगठन है, ये सारे के सारे आपके क्रांतिकारी संगठन है भाई। ये सब के सब आपके क्या भाई? रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल। ये सारे के सारे ये क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन है भाई। ये सारे के सारे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है भाई, यानी सारे के सारे क्रांतिकारी संगठन है भाई। अब इसमें से एक संस्था जो 1924 में आपको स्टैब्लिश किया गया था, एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। 1924 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। फिर कौन सा आ जाता भी? एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1928 में। तो 1928 में फिरोजा कोटला में, दिल्ली में। अब देखो, ये जो क्रांतिकारी संघर्ष था, इसके आपके जो सदस्य थे, उन्होंने 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था। इसका मतलब आप लोग समझ पाए, काकोरी षड्यंत्र आपके हुआ, जिसको अब काकोरी ट्रेन एक्शन, और इसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, आपके राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह ठाकुर को। उसके बाद कुछ समय तक ये क्रांतिकारी संगठन थोड़ा दबे रहे। फिर उसके बाद 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद, जो बार बार कहते थे कि आजाद हूं, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा, दुश्मनों की गोलियों का सामना करूंगा, आजाद था, आजाद हूं, आजाद रहूंगा। अब यहां पे हमारे बब्बर शेर मिले, नाम क्या है? भगत सिंह जी। और वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि इश्क, प्रेम, प्यार ये सब कुछ नहीं है। वो कहते थे कि मैं भी चाहता हूं इश्क करूं। बोलते एक कलम इस कदर वाकिफ है मेरी जज्बातों से कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है, तो मैं क्या करूं? हमको भारत माता से प्रेम है,
उसके अलावा किसी से नहीं भाई। हमको अपने देश को स्वतंत्रता दिलानी है, चाहे फांसी के फंदे को चूम जाना पड़े। तो यहाँ पे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में बात करें तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों ने, साथी क्रांतिकारियों ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात है। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल सही बात है। पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, गलत बात है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो जो गलत है वही सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। अगला सवाल देखिए, ये सवाल बोले कि राजस्व वसूली व्यवस्था, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट और मैकेंजी के द्वारा आपको करी गई थी भाई। जब भी रेवेन्यू सेटलमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं भाई, जब भी राजस्व व्यवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं तो राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में हम लोगों को तीन दिखाई देता है। एक दिखाई देता है परमानेंट सेटलमेंट, एक दिखाई देता है परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त, उसी को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं, उसी को इस्तेमारी व्यवस्था कहते हैं भाई। और दूसरे नंबर पे कौन सा दिखाई देता है, तो दूसरे नंबर पे दिखाई देता है मालवाड़ी सेटलमेंट। दूसरे नंबर पे कौन सा दिखाई देता है भाई, मालवाड़ी सेटलमेंट दिखाई देता है भाई। इसका मतलब हॉल्ट और मैकेंजी के द्वारा जो शुरू किया गया था ये मालवाड़ी व्यवस्था, जिसमें गांव के प्रधान के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था, इसमें जमींदारों के साथ होता था, जमींदार किसानों से टैक्स वसूलते थे। और तीसरे नंबर पे क्या हो गया, रैयतवाड़ी, और ये कौन था भाई, रीड और मुनरो। दक्षिण भारत में डायरेक्टली किसानों के साथ ही समझौता होता था। तो बोले कि राजस्व वसूली व्यवस्था मालवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने आपको करी थी, सही बात है भाई। बोले कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेवारी गांव के प्रधान के द्वारा को दी गई, ना कि जमींदारी को। देखो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है भाई, लेकिन ये इसमें जो पहला स्टेटमेंट है उसमें ये नहीं कहा कि राजस्व मालवाड़ी बंदोबस्त में क्या होता था। ये ऑब्जेक्टिव चीज है, इसने स्टेटमेंट को ओपन करके क्लोज कर दिया, इसने स्टेटमेंट को ओपन करके क्लोज कर दिया। यानी राजस्व वसूली व्यवस्था मालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने करी थी, ठीक बात है, लेकिन इस सवाल में तो ये पूछा ही नहीं कि इसमें क्या होता था। और दूसरे सवाल में अपने आप आंसर बता रहे, तो आंसर सही है लेकिन इस आंसर का ये क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सही है लेकिन इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं है भाई, समझ में आ गया। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके नहीं करता है, तो मजबूत आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई। सवाल देखिए, बोले कि पेरिया पूर्णम, पेरिया पूर्णम के बारे में बात करें तो भाई अलग अलग आपके तमिल कृति है भाई, अलग अलग आपके तमिल लिटरेचर आए, तमिल लिटरेचर। जैसे आप शिल्पाधिकारम के बारे में बात कर लीजिए, जैसे शिल्पाधिकारम के बारे में आप लोग बात कर लो, जैसे आप सब लोग किसके बारे में बात कर लीजिए भाई, तो आप मणिमेखलई के बारे में बात कर लीजिए, जैसे आप पेरिया पूर्णम जो इसमें दिया उसके बारे में बात कर लीजिए, तोलका पीएम के बारे में बात कर लो, तोलका पीएम के बारे में बात कर लीजिए, कूरल के बारे में बात कर लीजिए। ये सारे के सारे तमिल लिटरेचर है। शिल्पाधिकारम जो इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया उसमें कोवलन कन्नगी और माधवी की कहानी है, जिसमें कोवलन की पत्नी कन्नगी है लेकिन वो अपनी पत्नी के होने के बावजूद उसको माधवी से प्रेम हो जाता है, जो कि एक नर्तकी है, और जिससे प्रेम होता है उससे एक बेटी हो जाती है, उसका नाम क्या है, मणिमेखलई। और उस मणिमेखलई के प्रेम में एक राजकुमार उदय कुमारन आपके चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसको किसने लिखा, इलांगो आडिगल ने। इसको किसने लिखा भाई, तो शीतलेय सतनार ने। तोल्कापियर ने। उसके बाद अगर हम आपसे बात करते हैं तो इसको लघु वेद कहा जाता है भाई, कुरल को। यहां पे जब हम बात करते हैं तमिल कृति में पेरिया पूर्णम के बारे में बात करें तो ये स्पेसिफिक क्यों बन जाता है, ये सब में स्पेशल क्यों बन जाता है, उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी आपको मिलती है भाई। अगला सवाल देखिए तो भाई क्या पूछ रहा है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है। बिल्कुल सही बात है भाई, उनके ट्रेडिशन, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति बहुत ही ज्यादा रिच है। दूसरा बोले कि जमीन, जंगल, घास के मैदान और पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है और जिनका उपयोग सभी लोग एक साथ मिल करके आपको करते थे भाई, जिनका प्रयोग एक साथ करते थे। अब देखो यहां पे प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा है, यहां पे भाषा और संगीत के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहां पे कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में बात कर रहा है, यह भी सही बात है। और यहां पे जमीन, जंगल, घास के मैदान, यानी यहां पे जनजाति के एक पक्ष की बात कर रहा है जो कल्चरल एस्पेक्ट है,
और यहां पे उसके प्रॉपर्टी के एस्पेक्ट को लेकर के, इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर के बात कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक ही आपके व्यक्ति के दो, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, लेकिन दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन या दोनों का एक दूसरे से कोई भी जुड़ाव आपको नहीं दिखाई देता है। तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन का कोई अता पता नहीं है। तो इसके बारे में आपको क्या होगा भाई, तो आंसर आपके बी हो जाएगा। तो देखिए, ये इसके कल्चरल एस्पेक्ट को बताता है। इस पर्सन रीजन में आपको समझना है कि भाई ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। कभी कभी क्या होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, तब जाकर के वहां पे कंफ्यूजन होता है। लेकिन ये तो क्लियर बोल दिया कि इसने कल्चरल एस्पेक्ट की बात करी है, और इसने उसके आपके जो पर्सनल, जो इकोनॉमिक आपके एस्पेक्ट है, यानी जमीन, जंगल, घास के मैदान, उसके बारे में, प्रॉपर्टी को लेकर के बात कर रहा है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपके सही नहीं है भाई। वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन और वायु इत्यादि से आपकी फैलती है, उसे क्या कहा जाता है भाई? वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलती है, जैसे आपने कलरा का नाम सुना होगा, आपने क्या बोलते हैं कि उसको, और भी बहुत सारे बीमारी, आपने हेपेटाइटिस ये सब सुना होगा। तो ये जो आपकी बीमारियां होती हैं, और इनको रोका जा सकता है कैसे भाई? साफ सफाई के माध्यम से। जैसे मान लीजिए कि अगर जल के कारण, पानी के कारण जो बीमारियां होती हैं, अगर आप पानी साफ सुथरा रखिएगा तो बीमारी नहीं होगी। तो ये सवाल बोले कि वे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, वायु के माध्यम से आपके फैलती है, उसे क्या कहते हैं? इसीलिए तो आप जब अनुच्छेद 21 को देखिएगा, जिसमें जीवन के अधिकार की बात करी गई, उसमें क्या बोला गया भाई? साफ जल की बात करी गई है। उसमें क्या बोला गया भाई? भोजन के अधिकार की बात करी गई है। उसमें क्या बोला गया? प्रदूषण मुक्त वायु के बारे में बात, जिसमें आप अच्छे से सांस ले सके। तो ये सब कौन सी बीमारियां कहलाती? कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है भाई। इसको कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। इसको आनुवांशिक बीमारी नहीं, इसको संचारणीय बीमारी कहा जाता है, और इसकी रोकथाम करी जा सकती है भाई। ये सवाल देखिए तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, आराम से आप सब लोग बता सकते हैं इसको। देखिए तो सवाल बोले कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कितना झूठ बोला है भाई, कितना झूठ बोला है। कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस आईएनसी के बारे में बात करते हैं, तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। जो पहले अधिवेशन थे, पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? तो भाई बड़े फेमस वकील थे, कैलकाटा के, नाम क्या था भाई? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी उनका नाम था। उसके बाद 1886 में कौन अध्यक्ष बना? दादा भाई नौरोजी। 1893 में कौन अध्यक्ष बना? दादा भाई नौरोजी। 1906 में कलकत्ता में कौन अध्यक्ष बना? दादा भाई नौरोजी। और यही दादा भाई नौरोजी हैं जो आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बनने वाले पहले भारतीय थे। यही दादा भाई नौरोजी हैं जिन्होंने भारत के आर्थिक शोषण के लिए अंग्रेजों को जिम्मेवार ठहराते हुए उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखने का काम किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक सिद्धांत भी देने का काम किया। तो इसको लेकर के भी आप सब लोग देख सकते हैं। तो बोले कि बड़े नेता थे और कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, तो गलत बात है, बड़े भी नेता थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, बुजुर्ग नेता भी थे, और ये कांग्रेस के आपके अध्यक्ष भी बने थे। एक बार नहीं, तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे भाई। ये पहला वाला सही है भाई, पहले वाला गलत है, ठीक है। वो व्यवसायी थे, प्रचारक थे, लंदन में रहते थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब क्या है भाई? ए इज फॉल्स बट बी इज बट डी इज ट्रू। तो सीधे तौर पे आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, वे बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती है, उसको क्या बोलते हैं भाई? संचारणीय बीमारी कहा जाता है भाई। अब इस सवाल देखना है कि क्या कह रहा है। बोले कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने और आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित आपको करता है भाई। महिलाओं की, वीमेन के बारे में बात कर रहा है भाई, कि वीमेन की कंडीशंस को कैसे आपको ठीक किया जा सकता है भाई, महिलाओं की स्थिति को कैसे ठीक किया जा सकता है। और वो आपको इमीडिएट कॉज बताना है, वो सॉरी कॉज नहीं, इमीडिएट आपको सॉल्यूशन आपको बताना है, तात्कालिक आपको उपाय बताना है। तो सवाल बोले कि उन तात्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में आपकी सुनिश्चित करता है। तो क्रेंच की व्यवस्था,
जहां पे आपके और सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई भी है कि जहां पे अगर 30 से उससे ज्यादा आपके महिला कर्मचारी हैं तो वहां पे बालवाड़ी की व्यवस्था होगी, जहां पे उनके बच्चे की देखभाल की व्यवस्था होगी, वो काम भी करेंगी और अपने बच्चे को देख भी सकती हैं, उनके साथ खेल भी सकती हैं, तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं होगा, तो उनको आराम नहीं करना पड़ेगा, घर पे काम भी कर सकती हैं। तो इससे उनके पारिवारिक आय में योगदान होगा, वो सेल्फ डिपेंडेंट होगी और इस तरीके से उनको सुरक्षा भी मिलेगी। भाई संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया भाई। तो बोले कि व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, बिल्कुल सही बात है। अब देखिए व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान, और रात को आप आमतौर पर इस बात को देखते हैं कि जो नाइट शिफ्ट होता है उसमें महिलाओं को काम करने में थोड़ी सी हिचक होती है, उसके पीछे कारण क्या है? सुरक्षा। लेकिन अगर नाइट शिफ्ट में उनको लाने ले जाने की व्यवस्था कर दिया जाए, फैसिलिटी कर दिया जाए, सुविधा दे दिया जाए, तो फिर वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं भाई। तो दूसरे को छोड़ करके ए भी सही है, सी भी सही है और डी भी सही है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपके बी हो जाएगा। और आज के समय में ये होता भी है, आज के समय में ये होता भी है कि महिलाओं को क्या किया जाता है, तो उनके कंपनी से, उनके ऑफिस से सुरक्षित उनके घर पे छोड़ा जाता है। जब तक वो अपने घर में एंट्री नहीं कर जाती है तब तक गार्ड वहीं पे आपके खड़ा भी रहता है भाई। तो ये सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय या बाहरी दबाव के कानून के शासन की, रूल ऑफ लॉ की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखती है। इसका वजह क्या है भाई? तो अगर हम अपनी जुडिशरी के बारे में हम बात करते हैं भाई, तो अपनी जुडिशरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बार बार हम क्या कहते हैं कि जो हमारी जुडिशरी है वो क्या भी इंडिपेंडेंट, हमारी जो जुडिशरी है वो क्या भी इंडिपेंडेंट, हमारी जो जुडिशरी है वो क्या भी इंटीग्रेटेड, हमारी जो जुडिशरी है वो क्या भी इंटीग्रेटेड। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। आप लोगों को इस बात के बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है भाई। तो भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारतीय संविधान में न्यायिक सक्रियवाद नहीं, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है भाई कि भारत में जो जुडिशरी है वो क्या भी इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी का भी कोई भी हस्तक्षेप आपके नहीं है। इसीलिए हमारी जुडिशरी इस तरीके से काम करती है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। तो यहां तक अभी तक आप सब में से कितने लोगों को ये सारी की सारी बातें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको आज की क्लास का बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं है। तो जितने भी लोग इस सेशन को लाइव देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक कर दिया उनको दिल से धन्यवाद, उनको शेयर करना है और एक बार सारे के सारे लोग इस सेशन को लाइक करके डेली का जो अपना टारगेट होता है उसको पूरा करना है। तो जल्दी से एक बार सभी लोग अपने अपने फोन को चेक करें और सेशन को एक बार सभी के सभी लोग लाइक करने का काम करें, उसके बाद हम सब लोग आगे की ओर बढ़ेंगे भाई। जल्दी करिए, जल्दी से फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए। अब समय की कमी है, मेहनत दिन दुगुना रात चौगुना हो जानी चाहिए भाई, बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को मेहनत करना है। तो बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो सारे के सारे लोग कर दिए भाई। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ोगे। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपसे हमें उतना प्यार भी चाहिए, उतना समर्थन भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं भाई। ये क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, बोले कि औद्योगिक आपके क्षेत्र में स्थित कई कारखाने और फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, यानी टेम्पररी जो आपके लेबरर्स होते हैं उनको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है भाई? तो कारण बोला है कि क्योंकि वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, वो बेचारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, ना उसके पास कोई पेपर है, ना उसके पास कोई आपके मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, ना कुछ है ना कुछ है। तो उसको भी पता है कि हाँ ठीक है, जब तक हमें काम करना है और इसको जब मन करेगा तो अपनी आवश्यकता अनुसार रखेगा और जब उसको जरूरत नहीं होगी तो लात मार के निकाल देगा, जो कि बहुत गलत बात है, ये एथिक्स के खिलाफ है, ये नैतिकता नहीं है। फिर दूसरी बात कि अस्थायी कर्मी को रखोगे, अगर परमानेंट आप कर्मी को रखोगे तो उसको उसके पेमेंट को भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, उसको बोनस भी देना पड़ेगा, उसको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज भी देनी पड़ेगी। जो आपकी छुट्टी का प्रावधान है वो छुट्टी भी आपको करेगा, जो वर्किंग आवर है उतना ही आप करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते हो। तो भाई इस लाभ पर भी आप बचत कर सकते हैं। तो दूसरा वाला भी सही बात है। बोले कि अस्थायी जो कर्मी है
वो बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक काम कर सकता है। भाई देखो, मजबूर है ना, वो अस्थायी कर्मी क्या है, मजबूर है, उसको काम की आवश्यकता है और आपको काम करने वालों की आवश्यकता है, तो दोनों तो एक दूसरे की मजबूरी है ना भाई। तो आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाओगे कि नहीं? तो वो क्यों आपसे मांगेगा? क्योंकि उसको पता है कि जब बोलेंगे कि पेमेंट इंक्रीज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो बोलेगा कि ठीक है भाई, तुम देखो, तुम्हारे जगह पे हम किसी दूसरे को रख लेंगे, तुमको हम क्यों देंगे इतना पैसा, तुम्हारे जगह पे 5 और रख लेंगे नया। तो इस तरीके से अस्थायी कर्मी जो है उनकी तुलना में जो अस्थायी कर्मी है वो ज्यादा परिश्रमी होते हैं, ये गलत बात है भाई, ये हम नहीं कह सकते। ए बी और सी तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको क्या दिखाई देते हैं भाई? सही दिखाई देते हैं। बुरा कि रिक्त स्थान को सही विकल्प बढ़िए। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आपकी क्या है भाई? आवश्यक है भाई। एक दृढ़ देश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता है। तो भाई किस चीज के विकास करने के लिए? आप सारे लोग, जितने भी लोग हैं, अगर अब भी तुम लोग नहीं जगोगे तो कब जगोगे? मेरी कोशिश है कि अंतिम आपका सीटेट हो, एसएसटी में एक भी सवाल गलत ना हो आपके। आपने बोला कि सर एआर वाले क्वेश्चन कराइए, सेशन रीजन, मैंने वो कराया। आप लोगों ने बोला कि सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराइए, मैंने वो कराया। आपने बोला कि सर एक एक चैप्टर वाइज कराइए, मैंने वो कराया। आपने बोला कि सर 2024 में जो दोनों पेपर हुए थे, 23 में जो दोनों पेपर हुए थे, वो कैसे आए थे, वो कराइए, मैंने वो कराया। अब भी अगर तुम नहीं मेहनत करोगे तो कब करोगे? मेरे तरफ से कोई कमी हो आपके लिए तो आप हमें बताइए, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, लेकिन आपकी तरफ से कोई कमी है तो उसको आप ही तो इंप्रूव करोगे। तो चलिए भाई, तो किस चीज का डेवलपमेंट करने के भाई? तो लोकतंत्र का विकास करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में अगर आप देखोगे तो राज्य जो है धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और इसको लेकर के मैं आपको दो में कंपेयर करता हूं, इंडिया में और यूएसए में, इन दोनों में कंपेयर मैं करता हूं, भारत में और अमेरिका में। और डर के आगे जीत है। ना रोने से कुछ होता है, ना हताश होने से कुछ होता है, ना परेशान होने से कुछ होता है, केवल और केवल मेहनत करने से होता है, निरंतरता के साथ, ईमानदारी से, अपने आप, यानी जो आपने सीख लिया उसमें गलती करने का प्रयास नहीं करना है। नई चीजें तो किसी से भी गलती हो सकती है और जो गलत होगा वो कल को सही होगा, लेकिन अगर गलती नहीं होगा तो फिर सही होने के कहां से चांसेस है? तो बोले कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी आपके बनाए रखता है। अगर हम इसके अर्थ के बारे में बात करें तो इसका अर्थ क्या हुआ भाई? संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है भाई, बिल्कुल कर सकता है। बोले कि राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यानी पहला वाला, तो जहां जहां पे भी बी दिया हुआ है उसको सबको गलत कर दो, जहां जहां पे भी बी दिया हुआ है सबको गलत कर दो भाई। अब सवाल क्या भाई? या तो ए और डी सही होगा या तो आपके कुछ भी होगा, ये तो सही होगा ना, तो ये तो इसमें है नहीं, तो ए और डी। इसका मतलब क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो इसका मतलब सीधे तौर पे आपके क्या हो जाएगा? ए और डी सबसे मजबूत आंसर के तौर पे आपको दिखाई देता है भाई। ये सवाल देखिए भाई, तो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए आप लोग। सवाल देखिए, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय, हाशियाई समुदाय का मतलब क्या है कि जिसको आपने बिल्कुल किनारा कर दिया है। जैसे आपका नोटबुक होता है ना, तो नोटबुक ऐसा होता है, इसमें आप लोग लिखते हो और इसमें आपको क्या होता है? हाशिया छोड़ देना होता है, इसमें छोड़ देना, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाता है। उसी तरीके से हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, यदि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के छात्र भी हो, और इसलिए जब आप हाशियीकरण पर, मार्जिनलाइजेशन के ऊपर जब कक्षा में बात कर रहे हो, तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा? अगर कोई हाशियाई समुदाय आप कक्षा में बातचीत कर रहे हैं तो उस संदर्भ में आपको कौन कौन सी बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा भाई? तो भाई देखिए, खास समुदायों का नाम लेने पर उस समुदाय से आए लोग असहज महसूस करते हैं, तो हमें उस चीज से बचना है भाई। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए, सेंसिटिविटी के साथ। कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस करते हैं भाई। विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव को साझा करवाना चाहिए। क्यों जबरन, जबरदस्ती क्यों करवाएंगे भाई?
प्यार से करवाइए, प्यार में वो ताकत है जो जबरदस्ती में नहीं है। तो ए, बी और सी ये दोनों तीनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएगा भाई। अब सवाल ये पूछ रहा है कि लोकतंत्र में, यानी जब हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं भाई, तो डेमोक्रेसी में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं भाई? जब हम डेमोक्रेसी के बारे में सब हम बात करते हैं भाई, लोकतंत्र के बारे में सब हम बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में एक निश्चित अंतराल के बाद ही चुनाव क्यों होते हैं भाई? एक निश्चित अंतराल के बाद चुनाव क्यों होते हैं भाई? सरकार का उत्तरदायित्व, क्योंकि जिस सरकार ने प्रॉमिस किया डेमोक्रेसी में कि हम आपके लिए ये करेंगे और जनता ने उसको उस प्रॉमिस के आधार पे उसको वोट दिया, उस सरकार को अब ये है ना कि भाई तुम जाओ जनता की अदालत में और अपनी बात को रखो कि भाई तुमने क्या किया, उसके आधार पे जनता आगे की फैसला लेगी भाई, तो सरकार को। उसके बाद दलों की, यानी ए वाला स्टेटमेंट आपको सही है भाई, तो जहां पे ए नहीं दिखाई दे रहा उसको तो गलत कर दीजिए। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं सबके अपने अपने एजेंडा होते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है और सब जनता के लिए कुछ ना कुछ सोच करके आए होते हैं भाई, तो दूसरा वाला भी सही बात है। फिर तीसरा, राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए भाई, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये प्रथागत प्रक्रिया नहीं है भाई, तो 1 2 3 ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ए, बी और सी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल देखिए भाई क्या पूछ रहा है भाई। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है भाई, खूब अच्छे से आप लोग इस क्लास को देखिए, बताइए इस सिचुएशन में भी मैं किसी भी तरीके से आपकी इस 5 बजे वाली क्लास को लेने के लिए मैं कितना कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने घर पे भी आया हूं, तब भी मैं शाम को 5 बजे वाली किसी भी तरीके से स्टूडियो अवेलेबल करा करके मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके 1 घंटे आपके लिए क्लास लेता हूं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी इस सेशन के लिए उतना ही मेहनत करना है। तो जितने भी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सेशन को शेयर करके अपना प्यार दीजिएगा भाई। बहाना नहीं बनाना है किसी भी तरीके का, एक्सक्यूजेस आपको पीछे लेकर के जाता है। कथन, भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है भाई, मौलिक अधिकार से करता है। तो भाई ये जो माइनॉरिटी के हमने सुरक्षा की बात अपने कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से करी है, ये बहुसंख्यकों के द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। इसलिए यहां पे आप सब लोगों को, ये बहुसंख्यकों के द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसर की गारंटी देता है। आर्थिक अवसर की गारंटी आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि 3 स्टेटमेंट सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी गलत है भाई। बोले कि 2 मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर जो हास्याकृत समूह जो है वो आपके बल दे सकते हैं कि ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार हो सके। तो जो हास्याकृत यानी जो बिल्कुल अपने आप को सेपरेट फील करता है या उसको सेपरेट फील कराया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए भाई? उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? तो उसके 2 अधिकार, एक तो समानता का अधिकार और दूसरा उसको सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कि भाई वो अपने भी पसंद के जो संस्था है उसको स्थापित कर सकता है। और दूसरा, उसके साथ इक्वल ट्रीट कीजिए, आप उसको ऐसा मत कीजिए कि वो एक अलग इलाके में रहने को मजबूर हो जाए, वो अपने लोगों के साथ ही रहने को मजबूर हो जाए, वो दूसरों के साथ घुले मिले ना, उसको दूसरे नजरिए से देखने लोग शुरू आपको कर दे। तो ऊपर के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ए और बी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो बोले कि राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित जो आकलन प्रश्न है उन दोनों पे आप विचार कीजिए। बोले कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा से होने वाली बहस से किस तरह आपके अलग है भाई? किस तरह अलग है भाई? पहली बात, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो सत्ता दल के आपके सदस्य नहीं होते हैं भाई? सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाता है भाई, तो उसके लिए विपक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? ये आपके क्या है भाई? तथ्यात्मक। ये क्या भाई? तो बी जो है आपके तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। लेकिन ये जो है कि उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य तो कोई एक नहीं होता है, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। और विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह? तो ये संकल्पनात्मक प्रश्न है भाई। तो ये क्या भाई? तो ये आप सब लोगों की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और फैक्चुअल नॉलेज, तो ए जो है संकल्पनात्मक प्रश्न है और बी जो है आपके क्या भाई? तो
फैक्चुअल प्रश्न है कि उसके लिए एग्जैक्टली कौन से वर्ड को यूज किया जाता है भाई। अगला देखिए भाई, बोले कि आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय किसको जाता है भाई। आदिवासी समाज की जो विशिष्टता के श्रेय के बारे में बात करें, यूनिकनेस के बारे में जो हम डिस्कशन करते हैं भाई, तो यूनिकनेस का श्रेय किसको जाता है भाई। तो जाति व्यवस्था के प्रचलन को बिल्कुल नहीं भाई। उसके बाद तो दूसरे प्रचलित धर्मों से अलग अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को जाता है, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को जाता है, उच्च नीच की कम उपस्थिति को जाता है। तो ए को छोड़ करके सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है। तो बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो ये थी अपनी क्लास। तो आज के इस क्लास में हम सब लोगों ने 21 जनवरी 2024 के जो हिस्ट्री और पॉलिटी के जो टोटल 29 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे उसको हम लोगों ने करा भाई। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपके पेपर में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों मिलाकर के 25 से लेकर के 32 सवाल टोटल आपके होंगे। इसके लिए अगर आप मेरे सेशन में लापरवाही कीजिएगा तो फिर आप रिजल्ट से दूर रह जाइएगा। इसके लिए सारे लोगों को बताना है कि ये सेशन आपको कैसा लगा भाई। आपके लिए पेडागोजी स्पेशल बैच है अध्ययन मंत्र की कनेक्टेड एप्लीकेशन पे। आपके लिए ये एसएसटी का स्पेशल बैच है क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी सारे टेट एग्जाम्स और टीचिंग एग्जाम्स के लिए 899 में। साथ ही साथ आप सब लोग ये ब्रह्मास्त्र की किताब ये सीडीपी सब्जेक्ट पेडागोजी के लिए भी, हिंदी के लिए भी और एसएसटी के लिए भी अब आ गया है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। सीटेट का क्रैश कोर्स है मात्र आपके 599 रुपया में। तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है, एक बार सेशन को सारे लोग लाइक करके जरूर बता दीजिएगा। सारे लोग लाइक करके जरूर बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक काम, क्लास खत्म होते ही आपको रिजल्ट बताना है कि रिजल्ट आपका क्या रहा, 29 में से कितने सवाल सही हुए, ईमानदारी से बताना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले आपके किसी डेट के पेपर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।